किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक बेहद गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और अपने बेटे राहुल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजेश सारा दिन लकड़ी काटता और फिर बाजार में बेचता, परंतु इससे भी उनको इतना धन प्राप्त नहीं हो पाता था जिससे कि वो 3 समय का भोजन सही से कर सके। इसी तरह एक दिन लकड़हारा बाजार से लकड़ी बेचकर घर पहुंचता है। अजी, कब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा? तुम सारा दिन काम करते हो, उसके बावजूद इतना धन इकट्ठा नहीं हो पाता जिससे कि हम अपना और अपने बेटे का पेट पाल सके। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं, और शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं। आखिर ऐसे कब तक हमें यूं ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? अरे सीता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु मैं जितनी भी लकड़ियाँ काटकर बाजार में ले जाता हूँ वो उतनी अच्छी किस्म की होती ही नहीं है, जिससे मेरी मेहनत के भी पैसे नहीं मिल पाते। सीता, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अजी, अगर ऐसी ही बात है तो आप ये लकड़हारे का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं देख लेते, जिससे हमारा ठीक से गुजारा हो सके। और अब तो हमारा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसके पढ़ने लिखने का खर्च अलग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बेटे का भविष्य भी खराब हो जाएगा। अरे सीता, तुम इतनी चिंतित मत हो। मैं कल कुछ ना कुछ करके अच्छी किस्म की लकड़ियां काट कर लाऊंगा और फिर उससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अगली सुबह लकड़हारा लकड़ी काटने की आस लेकर घर से जैसे ही निकला, वैसे ही उसके घर के पास उसका दोस्त विजय उससे मिलने आया। राजेश विजय को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे विजय, आओ आओ, कैसे हो? वैसे इतने दिनों के बाद आना हुआ, क्या हुआ? काम में फंसे थे? हाँ राजेश, क्या बताऊं, आजकल काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए आना नहीं हुआ। वैसे मुझे कहीं से पता चला है कि पास वाले जंगल में एक अनोखा पेड़ है। अच्छा, अनोखा पेड़? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम किस पेड़ की बात कर रहे हो? मुझे तो पास वाले जंगल के सभी पेड़ों के बारे में जानकारी है। ये कौन सा नया और अनोखा पेड़ है? वैसे तो मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है कि वो पेड़ बहुत ही खास और अनोखा है, क्योंकि हमारे पूरे देश में ऐसा पेड़ है ही नहीं। और अगर किसी लकड़हारे को उस पेड़ की लकड़ी मिल जाए तो समझो उसका नसीब खुल गया, क्योंकि उस पेड़ की लकड़ी इतनी महंगी है कि शायद हीरे जवाहरात भी उतने महंगे ना हो। विजय की ये सब बातें सुनकर राजेश बहुत खुश हो गया। क्या विजय, ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्या सच में ऐसा कोई पेड़ उस जंगल में मौजूद है? अरे हाँ राजेश, ये खबर पूरे 100 के 100% सत्य है। अब देखो भला, अगर गांव का कोई एक व्यक्ति मुझे ये बात बताता तो मुझे भी यकीन ना होता, परंतु जब सारे गांव वाले एक ही बात कह रहे हैं तो बोलो भला मैं कैसे यकीन ना करूं? अरे विजय, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी और जबरदस्त खबर लाई है, लेकिन मुझे अभी भी एक बात पर संदेह हो रहा है। अगर ये बात सारे गांव वालों को पता है तो वो खुद क्यों नहीं गए उस जंगल में? बोलो बोलो, मुझे इससे कोई बहुत बड़े संकट की आहट आ रही है। अरे राजेश, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुमने पहले ही वहां पर उपस्थित संकट के बारे में अंदाजा लगा लिया। अब मेरी पूरी बात सुनो। उस पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी बाधाएं पार करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अगर तुम्हें उस पेड़ की लकड़ी चाहिए तो तुम्हें वहां तक अकेले ही जाना होगा, और वहां पर तुम्हें पूरे 20 बरगद के पेड़ों को पार करना पड़ेगा। हाँ? क्या 20 पेड़? वो भी बरगद के? अरे भाई विजय, मैंने आज तक उस जंगल में जितना भी अंदर गया हूं उतने में तो बस 2-3 ही बरगद के पेड़ देखे हैं, और तुम कह रहे हो कि 20 बरगद के पेड़ पार करने हैं। इसका मतलब
मुझे उस जंगल के बहुत बहुत भीतर जाना होगा, तभी 20 बरगद के पेड़ दिख पाएंगे। यानी कि सच में रास्ता तो काफी कठिन और लंबा होने वाला है। अरे हाँ राजेश, इसी वजह से वहां जाने की हिम्मत ही नहीं होती किसी की। लेकिन नियम के हिसाब से उस अनोखी लकड़ी को लेने के लिए वहां तक तुम्हें अकेले ही जाना होगा। विजय, तू अब चिंता मत कर। मैं अब अपने और अपने परिवार के लिए वहां जरूर जाऊंगा। अब मैं गरीबों वाली घिसी पिटी जिंदगी से परेशान हो गया हूं। अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, और जंगल से डर, वो तो मुझे कभी भी नहीं लगता। तू बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत कर। अब मैं उस अनोखे पेड़ की लकड़ी को खोजने जरूर जाऊंगा। वैसे तुमने मुझे ये खबर बताई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विजय। क्योंकि हर एक दोस्त सच्चा नहीं होता, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र हो। तुम चाहते तो तुम खुद उस अनोखे पेड़ की लकड़ी को काटकर माला माल बन सकते थे, लेकिन तुमने सबसे पहले मेरे बारे में सोचा। अरे राजेश, उसमें क्या, मेरा काम तो पहले से मस्त चल रहा है। मुझे किसी चीज की दिक्कत भी नहीं है। मुझे लगा मुझसे ज्यादा तुम्हें धन की जरूरत होगी, तो बस तुम्हें बताने आ गया। चलो मैं चलता हूं, लेकिन तुम ध्यान से, और हां, याद रखना, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। तुम्हें अकेले ही उस अनोखे पेड़ तक पहुंचकर उसकी लकड़ी लानी होगी, क्योंकि उस पेड़ की लकड़ी पास वाले नीमगांव इलाके के बाजार में बहुत महंगी बिक रही है। याद रखना, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे सामने कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खुद अपने हाथों से अपनी गरीबी को दूर हटा सकते हो। और हां राजेश, एक बात और है, वो लकड़ी लेने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अगर तुमने वह पेड़ एक बार देख लिया तो तुम्हें उस पेड़ की लकड़ी तोड़नी ही तोड़नी है। ऐसा नहीं है कि आज पेड़ देखा और कल जाकर लकड़ी तोड़ ली, क्योंकि यह मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो जो भी करना है सिर्फ एक ही बार में करना है, बार बार यह मौका नहीं मिलने वाला। अच्छा ठीक है, मैं एक ही बार में उस पेड़ की राह जाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है राजेश, चलो कुछ समय बाद मिलते हैं। तुम मुझे बताना कि उस जंगल में क्या हुआ, लेकिन हाँ, संभल कर जाना। उस जंगल में डरावने और खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना होगा। चलो तो मैं अब निकलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर विजय वहां से चला गया, और जैसे ही राजेश जंगल जाने लगा, तभी उसका बेटा राहुल भी वहां पर आ गया और राजेश से विजय के बारे में पूछने लगा। अरे बेटा राहुल, वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। अब हमारी किस्मत पलटने वाली है। अब हम छोटी सी झोपड़ी में नहीं रहेंगे, अब हम तो बड़े से महल में रहेंगे, क्योंकि अब कुछ ही समय में हमारे पास बहुत सारा धन आने वाला है। आप सच कह रहे हो? अब सच में हमारी किस्मत बदलने वाली है। अरे वाह, मैं ये बात जल्दी से जाकर माँ से बताता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। अरे बेटा, इसमें ज्यादा उछलने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बात को हमें बिल्कुल छुपाए रखना है, जब तक हमें वो लकड़ी मिल ना जाए और हम बाजार में उसे बेच ना आए। तुम इस बात को किसी से मत कहना, ठीक है बेटा? अच्छा, ठीक है पापा। तो आप वो लकड़ी तोड़ने कब जा रहे हो? बेटा, मैं सोच रहा हूं कि कल ही मैं उस अनोखी लकड़ी को तोड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इस गरीबी में नहीं रहना है। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। मुझे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के सारे सपने पूरे करने हैं। बेटा, अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कल सुबह होते ही जंगल की ओर निकल जाऊंगा। तो पापा, क्या मैं भी आपके साथ उस जंगल में चल सकता हूँ? वह अनोखा पेड़ और वो अनोखी लकड़ी देखनी है। अरे नहीं बेटा, तुम मेरे साथ उस अनोखे पेड़ की अनोखी लकड़ी को देखने नहीं आ सकते, क्योंकि नियम के हिसाब से मुझे अकेले ही वहां जाना होगा। लेकिन बेटा, मैं सोच रहा हूं कि... इतना कहते कहते राजेश अचानक रुक गया और जंगल के अंदर उपस्थित खतरों के बारे में सोचकर थोड़ा सा चिंतित होने लगा। अरे पापा, आप यूं बोलते बोलते किस गहरी सोच में चले गए? क्या बात है? विजय चाचा ने आपसे कुछ और भी कहा था क्या? हाँ बेटा, विजय ये भी बोल रहा था कि मुझे उस लकड़ी तक पहुंचने के लायक 20 बरगद के पेड़ पार करने पड़ेंगे।
और आज तक मैं जंगल में जितना भी गहरा गया हूँ 2-3 बरगद के पेड़ से ज़्यादा देखे भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला है। और विजय ये भी कह रहा था कि जंगल की गहराई में बहुत सारे खतरनाक और डरावने जंगली जानवरों के साथ साथ बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती अरे हैं। अरे पापा, अगर ऐसा ही है तो आप उस जंगल में लकड़ी लेने मत जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं धन के बिना रह लूंगा, जैसे अभी तक रहते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आपको खो दिया तो मैं इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगा। पापा, आप उस जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए मत जाइए, क्योंकि यह सफर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पापा नहीं नहीं राहुल, अब चाहे जो हो जाए मैं इस सफ़र पर जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो, जाओ तुम खेलने के लिए जाओ। मैं उस जंगल की लकड़ी तोड़ने की तैयारी में लग जाता हूँ और कल सुबह होते ही उस अनोखी लकड़ी को तोड़ने के लिए निकल जाऊंगा। तू अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? अरे लेकिन पापा, बेटा मैंने एक बार ठान लिया तो समझो ठान लिया, अब मैं इससे मुकर नहीं सकता। जिंदगी ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया है, अब मैं इसे अपने हाथों से गवा नहीं सकता। अब मैं कुछ भी करके उस अनोखी लकड़ी को पाकर ही लौटूंगा। अगले दिन सुबह सुबह राजेश बहुत जल्दी उठकर जंगल की ओर निकलने लगा। राजेश को जंगल में जाते हुए देखकर राहुल और उसकी माँ सीता की आंखें नम हो गईं। राजेश ने जब उनको ऐसे देखा तो उनको दिलासा देते हुए बोला, अरे तुम दोनों मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अब मैं उस अनोखी लकड़ी को हासिल करके ही लौटूंगा। अब रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे मुसीबतों से लड़ना आता है। आखिरकार मैं बचपन से ही एक मेहनती लकड़हारा हूँ, मैं इतनी भी आसानी से हार नहीं मान सकता। इसके बाद लकड़हारा सीधे घने जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ समय तक यूं ही लगातार चलते चलते वो काफी अंदर पहुंच गया। कितना समय हो गया है और मैं अभी तक बहुत लंबा चल चुका हूँ। तभी उसने आगे देखा और चौंक गया। क्या? अब कहीं जाकर मुझे 2 बरगद के पेड़ मिले हैं। इसका मतलब अभी मुझे 18 और बरगद के पेड़ पार करने होंगे। वो बिना रुके आगे की ओर बढ़ता गया। कुछ समय तक चलने के बाद वो बहुत थक गया और एक स्थान पर रुक गया। हे भगवान, मेरे पैरों को क्या हो गया? इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? अभी तो मुझे बहुत दूर तक चलना है। मैं ऐसे थक नहीं सकता। मेरे पास ये एक बहुत सुनहरा मौका है। मैं ऐसे थक कर बैठ नहीं सकता, मुझे चलना ही होगा। फिर क्या था? उसने अपना मनोबल बनाए रखा और बिना रुके आगे के मार्ग की ओर चल दिया। कुछ समय बाद जब वो 7 बरगद के पेड़ पार कर चुका था, तभी न जाने कहां से किसी की चीखने की आवाज उसको सुनाई देती है। राजेश पहले तो डर के मारे वहीं पर रुक गया और छिपने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक फिर से चीखने की आवाज आई। इस बार राजेश ने गौर से सुना तो उसको पता चला कि ये किसी घायल जानवर की आवाज है। अरे ये क्या? मुझे लगता है कि आगे कोई जानवर किसी कारण से घायल हो गया है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिर राजेश धीरे धीरे उस ओर जाने लगा और जैसे ही उसके पास गया तो उसने देखा कि एक लोमड़ी जख्मी हालत में पड़ी हुई है। लोमड़ी की ये अवस्था देखकर राजेश के दिल में दया जाग गई। और फिर क्या था, उसने कुछ जड़ी बूटी एक कपड़े में लगाकर लोमड़ी के जख्म में लगा दिया, जिससे उसको कुछ आराम हुआ। तभी अचानक लोमड़ी बोलने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझसे बिना डरे मेरी सहायता की। लोमड़ी को मनुष्य की तरह बोलते देख राजेश बहुत डर गया और अपने मन ही मन में सोचने लगा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक लोमड़ी जो एकदम मनुष्यों की तरह बोल सकती है। मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। आखिर ये कैसे संभव है?
तुम इंसानों की तरह बोल सकती हो? आखिर ये कैसे संभव हुआ? हे, मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है। अरे वो बहुत लंबी कहानी है मोहन। अरे ये क्या? तुम्हें तो मेरे नाम भी पता है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये जंगल मायावी तो नहीं? अरे हाँ, ये जंगल और यहाँ उपस्थित प्रत्येक चीज मायावी है। तुम्हें इस जंगल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ऐसे कई सारे अनुभव जो बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमयी होंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज जो तुमने दया का काम किया है वो तुम्हें आगे के सफर में मदद करने वाला है, क्योंकि तुमने मुझ पर दया दिखाकर मेरी सहायता की और तुम्हारी यही दया तुम्हारे इस सफर में मददगार साबित होने वाली है। आजकल के ज़माने में जहाँ एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की मदद नहीं करता, वहाँ तुमने मुझ जैसे एक जानवर की मदद की। और मैं इसीलिए तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस सफर में कोई भी जंगली जानवर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अरे मायावी लोमड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। उस अनोखे पेड़ तक पहुंचने का एक सबसे आसान मार्ग भी है, जिससे तुम्हें सिर्फ 15 बरगद के पेड़ ही पार करने पड़ेंगे, या फिर उससे भी कम। मुझे उस रास्ते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु तुम्हें आगे कुछ दूर चलते ही एक दिव्य गिद्ध मिलेगा। उसे उस मार्ग के विषय में संपूर्ण जानकारी है, परंतु हाँ, वो तुम्हारी सहायता तभी करेगा जब तुम उसके 3 सवालों का सही सही जवाब दे सकोगे। इसके बाद मायावी लोमड़ी वहां से रहस्यमयी रूप में गायब हो गई। अरे ये कैसे गायब हो गई? सच में ये एक बहुत ही मायावी लोमड़ी थी। इसका मतलब इसने जो मुझे वरदान दिया है वो भी सत्य होगा। चलो, अब मुझे यहाँ के जंगली जानवरों से चिंतित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो मायावी गिद्ध मिल जाए बस, फिर मैं उसके सवालों का जवाब देकर आराम से उस अनोखे पेड़ की लकड़ी बेच सकूंगा और झट से इस गरीबी से दूर हो जाऊंगा। हाँ। इसके बाद लकड़हारा अपने आगे का सफर पार करने लग गया। कुछ समय यूं ही चलने पर उसको एक पेड़ पर वही दिव्य गिद्ध दिखाई दिया। राजेश उसके पास जाता है। राजेश उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो दिव्य गिद्ध बोल पड़ा। हे लकड़हारे, मुझे मालूम है कि तुम मेरे पास कोई न कोई सहायता मांगने के उद्देश्य से ही आए हो, परंतु मैं तुम्हारी सहायता तभी कर सकूंगा जब तुम मेरे द्वारा पूछे गए 3 रहस्यमयी प्रश्नों का सही उत्तर दोगे। यदि तुम मेरी शर्त स्वीकार करते हो तो बोलो, क्या विचार है तुम्हारे? हे दिव्य गिद्ध, मैं आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के सही सही जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु से भी तीव्र गति किसकी होती है? राजेश दिव्य गिद्ध का ये पहला सवाल ही सुनकर बहुत ही गंभीर सोच में पड़ गया। कुछ समय सोचने के बाद उसने कहा, हे दिव्य गिद्ध, इस सवाल का सही जवाब है मन, क्योंकि मन विचारों का समूह होता है। विचारों की गति को कोई भी पकड़ नहीं सकता। वो पल भर में कहीं भी पहुंच जाता है। कभी एक पल संसार के इस छोर पर तो अगले ही पल संसार के अंतिम छोर पर। हाँ, क्यों? सही कहा ना मैंने? बताओ बताओ दिव्य गिद्ध, तुम्हारा क्या कहना है इस बात पर? अच्छा कहा लकड़हारे, दिल प्रसन्न हो गया, किंतु अभी 2 प्रश्न और शेष हैं। हे दिव्य गिद्ध, मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब देने के लिए एकदम तैयार हूं। आप दूसरा सवाल मुझे बताइए। तो सुनो, युद्ध में क्या धारण करने से कोई योद्धा युद्ध से पूर्व ही विजय अपने अधीन कर सकता है? राजेश गिद्ध का ये सवाल सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो बहुत ही घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, ये गिद्ध मुझे समझ क्या लुग्ध है कि मैं कहीं का राजा महाराजा हूं
जो मुझसे युद्ध के सवाल पूछ रहा है? मैंने तो अपनी जिंदगी में एक मच्छर तक नहीं मारा और ये मुझसे युद्ध के सवाल पूछ रहा है। हे भगवान, ये कहां फंस गया मैं? आखिर अब मैं इसका जवाब दूं तो दूं कैसे? ऐसे परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला। राजेश, शांत हो जा, शांत। तुझे अभी हिम्मत नहीं हारनी। तुझे थोड़ा धैर्य बनाकर सोचना चाहिए। हाँ, मुझे पता चल गया। अचानक से राजेश बहुत खुश हुआ, जैसे उसको जवाब मिल गया हो। हे दिव्य गिद्ध, इसका जवाब है धैर्य। हाँ, धैर्य को धारण करके कोई भी योद्धा युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की जीत को अपने अधीन कर सकता है। सही कहा ना मैंने? हे लकड़हारे, तुमने मेरे दूसरे प्रश्न का भी अत्यंत उपयुक्त उत्तर दिया है। अब सुनो मेरा अंतिम प्रश्न। इस संसार में काजल से भी अधिक काला क्या होता है? यदि इस प्रश्न का भी उत्तर तुमने सही दे दिया तो मैं तुम्हारी सहायता करने हेतु बाध्य हो जाऊंगा। इसका जवाब तो बिल्कुल आसान और साधारण है। इस दुनिया में काजल से भी काला कुछ है तो वो है कलंक। बिल्कुल ठीक कहा ना? हाँ लकड़हारे, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, अब मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? इसके बाद वहां लकड़हारा पूरी घटना को विस्तार से उस दिव्य गिद्ध से बता देता है और आगे के मार्ग के विषय में भी पूछ लेता है। और फिर दिव्य गिद्ध भी उस लकड़हारे को मार्ग के विषय में बता देता है। और फिर क्या था, लकड़हारा निकल पड़ा अपने आगे के मार्ग की ओर। कुछ समय तक सफर करने के बाद उसने देखा कि वो तो 15 बरगद के पेड़ पार कर चुका है। अरे वाह, अब तक मैंने 15 बरगद के पेड़ पार कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अब जल्द ही उस अनोखे पेड़ के पास पहुंचने वाला हूं। और उस दिव्य गिद्ध के कहे अनुसार अब बस कुछ समय और, फिर मेरे पूरे परिवार की किस्मत पलटने वाली है। राजेश आगे की ओर चला ही था कि तभी उसको अचानक एक ऋषि मुनिवर जी दिखाई दिए। ऋषि मुनिवर जी को इतने घने जंगल में देखकर लकड़हारा बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उनसे पूछने लगा, अरे, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो लकड़हारे, मुझे पहले एक बात बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक अनोखी लकड़ी की खोज में यहाँ आया हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि पास के नीमगांव इलाके के बाजार में वो लकड़ी काफी ज्यादा कीमत पर बिक रही है। तो बस अपनी गरीबी मिटाने का शुभ अवसर देखकर मैं निकल पड़ा। बात तो तुम बहुत सही कह रहे हो, परंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही सबसे उचित मार्ग है। अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो तुम्हें भी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं लकड़हारे। यही इस जिंदगी का सबसे गहरा रहस्य है कि इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत जरूर बदल सकता है। हाँ, क्योंकि अभी तक यहाँ का सफर बिल्कुल भी साधारण नहीं था। मैंने बहुत सारी कठिनाइयों को पार किया है और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत ही नजदीक हूँ। जाओ, तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। इतना कहने के बाद वो ऋषि मुनिवर जी वहां से अदृश्य हो गए और राजेश आगे की सफर पर निकल गया। और कुछ ही समय बाद वो एक अनोखे पेड़ के पास पहुंच गया। अरे, मुझे जो अनोखा पेड़ चाहिए था वो तो ये रहा। चलो अब जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी से ढेर सारी लकड़ियां काट लेता हूँ। फिर क्या था, राजेश ने अपनी फुर्ती दिखाई और कुछ ही समय में ढेर सारी लकड़ियां काट ली और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही समय में राजेश अपने साथ उस अनोखे पेड़ की लकड़ियां लेकर अपने घर पहुंच गया। राहुल और उसकी माँ सीता भी राजेश को देखकर बहुत खुश हो गए। फिर राजेश पास के इलाके नीम गांव के बाजार में लकड़ी को बेचकर अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लिया।
फिर वो लोग अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगे। आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स करके बताइए।